नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। रॉबिन शर्मा की किताब है हु विल क्राई व्हेन यू डाई, मतलब जब आप नहीं रहेंगे तो कौन रोएगा। और हमारे पास इस किताब का एक ज़बरदस्त सारांश है जो इसके मुख्य विचारों को कुछ बहुत ही पावरफुल सबकों में बताता है। जी। हमारा मिशन आज यही समझना है कि ये छोटे छोटे व्यावहारिक सबक कैसे एक ज्यादा सार्थक जीवन की ओर ले जा सकते हैं। बिल्कुल। सच कहूं तो ये शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ, थोड़ा चौंकाने वाला है ना? ये सवाल पूछता है कि जिंदगी का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो चलिए आज इसे खोलकर देखते हैं। बिल्कुल। और इस किताब की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसकी सादगी। अच्छा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं बताती। शर्मा का दर्शन बहुत साफ है कि एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए आपको कोई पहाड़ नहीं हिलाना है। आपको बस रोज छोटे छोटे सही कदम उठाने हैं। ये किताब जिंदगी को और जटिल बनाने के बारे में नहीं है, आसान बनाने के बारे में। जी बिल्कुल, उसे सरल बनाने पर जोर देती है। और ये जो शीर्षक है, ये विरासत यानी लेगेसी और हमारे जीवन के प्रभाव के बारे में एक बहुत शक्तिशाली सवाल खड़ा करता है। बढ़िया, तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। पहला सबक जो मुझे लगता है इस पूरी बातचीत की नींव है। किताब कहती है जिंदगी छोटी है, इसे पूरी तरह से जियो। रॉबिन शर्मा का एक कोट भी है, जिंदगी लंबी नहीं होती, मीनिंगफुल होती है। सही बात है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर हम सब जानते हैं कि असल जिंदगी में हम चीजों को कितना टालते हैं। हाँ, बहुत। कल से बेहतर हो जाऊंगा, अगले महीने शुरू करूंगा। सवाल यह है कि आज से ही शुरू करना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये जो टालमटोल है ना, इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत दिलचस्प है। हम अक्सर बदलाव को एक बहुत बड़ी डरावनी चीज की तरह देखते हैं। हमें लगता है कि हमें एक ही दिन में सब कुछ बदलना होगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन किताब इस बात पर जोर देती है कि वास्तविक विकास आज से शुरू होता है। ये सिर्फ आदतों के बारे में नहीं है, बल्कि जानबूझकर और सचेत रूप से जीने के बारे में है। सचेत रूप से। जी। जिस पल हम ये समझ जाते हैं कि हमारे पास समय सीमित है, हम चीजों को टालना बंद कर देते हैं। हाँ, और इसी आइडिया को दूसरा सबक एक कदम और आगे ले जाता है, और सच कहूं तो ये मेरा फेवरेट है। अच्छा। सबक है छोटे सुधार जीवन में बड़ा बदलाव लाते हैं। हर दिन 1% बेहतर बनो वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, कंपाउंडिंग। हाँ, और सारांश में कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे रोज 10 मिनट की सैर, 15 मिनट पढ़ना, या बस 5 मिनट कृतज्ञता का अभ्यास। बहुत छोटे कदम है ये तो। बहुत ही छोटे, और यही बात दिलचस्प हो जाती है। इसे अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये आदतों के चक्रवर्ती प्रभाव, अ कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ हैबिट्स की शक्ति है। बिल्कुल। मजेदार बात यह है कि ये छोटे छोटे कार्य, जैसे 10 मिनट की सैर, उस दिन तो बहुत मामूली लगते हैं। हाँ, लगता है कि इससे क्या ही होगा। सही, लेकिन जब आप इन्हें लगातार करते रहते हैं, महीनों तक, सालों तक, तो इनका असर जबरदस्त होता है। ये गति पकड़ लेते हैं और जीवन को बदल देते हैं। तो बात तीव्रता की नहीं, निरंतरता की है। कंसिस्टेंसी नॉट इंटेंसिटी। बिल्कुल सही कहा। और ये निरंतरता सिर्फ हमारी आदतों पर ही नहीं, हमारे रिश्तों पर भी लागू होती है ना? जी बिल्कुल। तीसरा सबक यही कहता है, कम बोलें, ज्यादा सुने। ये बहुत जरूरी है। शर्मा का एक कोट है, बंदे को उसकी बातों से नहीं, उसकी सुनने की क्षमता से जज करो। ये थोड़ा उल्टा लगता है। आज की दुनिया में तो हर कोई अपनी आवाज सुनाना चाहता है, तो सुनने के कौशल को इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, किताब यहाँ सुनने के दोहरे लाभों की बात करती है। अच्छा, 2 लाभ। हाँ, पहला फायदा बाहरी है, बेहतर रिश्ते। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो आप सिर्फ जानकारी नहीं ले रहे होते, आप सामने वाले को इज्जत दे रहे होते। इससे रिश्ते गहरे होते हैं, विश्वास बनता है। और दूसरा फायदा आंतरिक है, मतलब अंदरूनी शांति और स्पष्टता। जब हम लगातार बोलने की जगह सुनने पर ध्यान देते हैं तो हमारा अपना दिमाग शांत होता है, बाहर का शोर कम होता है और अंदर की आवाज साफ सुनाई देती है। सही बात है। आज की इस शोर से भरी दुनिया में ध्यान से सुनना बाहरी और आंतरिक दोनों तरह से मूल्य बनाता है। और मुझे लगता है कि ये आंतरिक शांति पाने का एक और जबरदस्त तरीका है अच्छी किताबों में खो जाना। हाँ, जो हमें सीधे चौथे सबक पर लाता है, रोज पढ़ें, लीडर्स पाठक होते हैं। सारांश में रॉबिन शर्मा के बारे में एक खास बात बताई गई है कि वो रोज कम से कम 60 मिनट पढ़ते हैं। 1 घंटा? हाँ, रोज। और वो कहते हैं कि किताबें हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारे व्यक्तित्व को अपग्रेड करती हैं। इसे अगर हम थोड़ा और व्यापक संदर्भ में देखें तो पढ़ना सिर्फ जानकारी हासिल करना नहीं है। ये नए विचारों, नए दृष्टिकोणों और
क्या कहते हैं नए मानसिक मॉडल से परिचय कराता है। मेंटल मॉडल्स, हाँ जी। हाँ। ये सीखने वालों को लीडर्स से जोड़ता है और ये इस विचार पर जोर देता है कि लगातार सीखना विकास के लिए कितना जरूरी है। सही है। और सोचने के तरीकों को बदलने की बात करें तो 5वां सबक एक ऐसी चीज के बारे में है जिसे किताब में सुपर पावर्स कहा गया है। अच्छा, सुपर पावर। हाँ, और वो है कृतज्ञता का अभ्यास करना, ग्रैटिट्यूड। सलाह बहुत व्यवहारिक है। हर रात ऐसी 3 चीजें लिखें जिनके लिए कोई आभारी है, और दावा यह है कि इससे मानसिक स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होता है। ये काम करता है। और मैं बताती हूँ क्यों। बताइए। ये हमारे ध्यान को कमी से प्रचुरता की ओर ले जाता है। कमी से प्रचुरता की ओर? हाँ, मतलब हमारा फोकस समस्याओं से हटकर आशीर्वाद की ओर चला जाता है। और अगर हम इसे मानसिक कल्याण की बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो कृतज्ञता, लचीलापन और एक सकारात्मक मानसिकता बनाने के लिए एक मूलभूत अभ्यास है। वाओ। ये हमारे दिमाग को रीवायर करता है कि वो अच्छी चीजों को खोजे। मतलब हमारा नजरिया ही बदल जाता है। बिल्कुल। और जब नजरिया बदलता है तो हमारे काम में भी एक दिशा आती है। 6वां सबक इसी से जुड़ा है, उद्देश्य के साथ जिए। पर्पस। हाँ, किताब में एक लाइन है, लाइफ में सिर्फ बिजी मत रहो, प्रोडक्टिव बनो। मुझे लगता है हम सब इस जाल में फंसते हैं। हाँ, अक्सर। दिन भर भागते रहते हैं, दर्जनों काम करते हैं, और दिन के आखिर में लगता है कि हासिल कुछ नहीं हुआ। तो व्यस्त रहने और उत्पादक होने में क्या फर्क है? किताब में एक बहुत ही सरल सूत्र दिया गया इसके लिए। अच्छा। उद्देश्य प्लस उत्पादकता इज इक्वल टू सुखी जीवन। उद्देश्य प्लस उत्पादकता। जी। यहाँ उद्देश्य एक दिशा सूचक यंत्र की तरह काम करता है, एक कंपस की तरह। ये हमारी उत्पादकता को उन चीजों की ओर निर्देशित करता है जो वास्तव में मायने रखती हैं, और हमें तुच्छ छोटे मोटे कामों में उलझने से बचाता है। व्यस्त रहना अक्सर बिना दिशा के होता है, जबकि उत्पादकता उद्देश्य के साथ होती है। बिल्कुल। और ये जो उद्देश्य के साथ काम करने का आइडिया है, ये हमें वापस उसी बड़े सवाल पर ले आता है जिससे हमने शुरुआत की थी। हाँ, विरासत। हाँ। 7वां और आखिरी सबक जो इन सभी बातों को एक साथ पिरोता है। एक विरासत छोड़े, Who will cry when you die? जी। शर्मा के मुताबिक विरासत कोई स्मारक बनाने या बैंक बैलेंस बनाने के बारे में नहीं है। तो फिर ये है क्या? देखिए, मजेदार बात यह है कि विरासत जीवन के अंत में नहीं बनाई जाती। अच्छा। ये हर दिन जीने के तरीके का कुल योग है। हर दिन का टोटल। हाँ, ये पिछले सभी सबकों को एक साथ जोड़ता है। दयालुता के छोटे छोटे कार्य, आपका सकारात्मक व्यवहार, आपका मददगार स्वभाव, आपका चरित्र, यही सब मिलकर आपकी विरासत बनाते हैं। मतलब ये स्मारकों के बारे में नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों के बारे में है। बिल्कुल। यह उन दैनिक कार्यों का एक संचय है। लोगों को शायद ये याद न रहे कि आपके पास क्या था, लेकिन उन्हें ये हमेशा याद रहेगा कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया, और वही असली विरासत है। वाह। तो अगर मैं इन सारी बातों का सार निकालूं, तो ये किताब जिंदगी को जटिल नहीं बनाती, बल्कि उसे सरल बनाती है। जी, आसान बनाती है। यह छोटे निरंतर कार्यों के माध्यम से जीवन को ज्यादा सार्थक, शांतिपूर्ण और उत्पादक बनाने के बारे में है। बिल्कुल सही कहा। किताब हमें ये तो बताती है कि क्या करना है। हाँ। लेकिन शायद श्रोता के लिए सोचने वाली एक जरूरी बात यह है कि इन सरल आदतों को आज शुरू करने से रोकने वाली सबसे बड़ी बाधा क्या है? एक अच्छा सवाल है। हो सकता है वो डर हो, या आलस हो, या समय नहीं है का बहाना हो। जो भी हो, उस पे काबू पाने के लिए अभी इसी वक्त सबसे छोटा संभव कदम क्या उठाया जा सकता है? सबसे छोटा कदम? हाँ, सबसे छोटा। शायद बस 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके किसी एक चीज के लिए शुक्रगुजार होना, या किसी को फोन करके बस उसका हाल पूछना। शायद जवाब उसी पहले छोटे कदम में छिपा है।